नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सांसद में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों कई अहम पड़ावों से गुजर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था, केंद्र और राज्य के संबंध, विपक्ष की भूमिका और आगामी राजनीतिक चुनौतियां लगातार चर्चा में हैं। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी का दृष्टिकोण क्या है, पार्टी की रणनीति क्या है और राज्यसभा में संसद सदस्यों की क्या भूमिका है, इन्हीं सवालों पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, राज्यसभा सांसद और पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य जी। सर, बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। सर, क्या कहेंगे, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद भी हैं। दोनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम एक पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जिस दायित्व हमको दिया, हम उसको जी जान लगाकर निभाने का कोशिश किया। जितना मेरे से संभव हुआ उतना हुआ। पहले राज्यसभा की सदस्य बना, इसका पहले मैं विधायक था। भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता पिछले 40 साल से है। तो पश्चिम बंगाल मेरा पास कोई नया संगठन देखने वाला चीज़ नहीं है। हम पश्चिम बंगाल को पहचानते हैं। सारे कार्यकर्ता का साथ मेरा संपर्क है। और जहाँ तक भाजपा का राजनीति है, ये तो कोई व्यक्ति आधारित नहीं है। और अध्यक्ष का पद एक कंटिन्यूटी होता है, 3 साल के लिए होता है। उसके बाद वो नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी रहेंगे। तो हमारा एक टीम गेम है और पश्चिम बंगाल में इस बार एक अलग माहौल से चुनाव होने जा रहा है। एक बाइनरी पश्चिम बंगाल की जनता 2019 में सेट कर दिया जी, बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को हरा सकते और दूसरा कोई नहीं सकेंगे। एक जमाना था, ये जो पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में है, वो कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच में था। बाद में वो तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई में का बीच का पोलराइजेशन हो गया, बाइनरी हो गया। अभी वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का है। बिल्कुल सर, हम पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बात करेंगे, उससे पहले संसद में आपकी भूमिका की बात कर लेते हैं। बजट सत्र के दौरान अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, विपक्ष ने अवरोध किया। आप कैसे देखते हैं और इस बार का बजट आपकी नज़र में कैसा? ये विजनरी बजट, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, इस बजट आने वाले कल को सामने रखकर किया गया बजट। इस बजट सारा देश की जनता को, उसका आशा आकांक्षा को छूने वाला बजट है। ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट है और आज का नया पीढ़ी का जो चाहत है उसको छूने वाला बजट है। तो ये बजट कोई सस्ती वादा के बजट नहीं है। इस बजट एक ऐसी समय पे हो रहा है जिस समय पूरा दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गया है। पूरा यूरोप जो रिसेशन के कगार पर खड़े हैं और पूरा दुनिया का अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखिएगा तो उसमें एक असंतोष है, एक अनसर्टनिटी है। उसी का समय दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र और उसका जो हमारा वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो 9 बार लगातार बजट पेश कर रहे हैं और सारे समाज वर्गों के लोग इस बजट को स्वागत किया। आज विपक्ष नॉन इशू को इशू बना रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे ऐसे इशू पर चर्चा होने करते हैं, ऐसा दावा करते हैं, ऐसा मांग करते हैं, ऐसा पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाते हैं, शोभा नहीं देता। और कांग्रेस एक सदियों पुराना पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस का भी एक राजनीतिक सोच था। नरसिम्हा राव जी का जाने का बाद वो भी खत्म हो गया। कांग्रेस बिकेम ए पैरासाइट ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस का हालत यह ऐसा ही है, जब शाम ढल जाते तो कांग्रेस पहुंच जाते किसी का घर, एक छोटे छोटे दल के पास, और एक ही दरवाजा खटखटाकर एक ही कांग्रेस का बात है, कहो ना प्यार है, विपक्ष यही कांग्रेस है जी। विपक्ष की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है।
सर, देश के विकास की बात करें तो जब बजट आता है पूरे साल का, तो देश के विकास में खासकर प्रदेशों की भी विकास की बहुत भूमिका होती है। और इस बार का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने वाला, जन आकांक्षा को पूरा करने वाला। तो आप प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, आप पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर के देखें, क्या भूमिका देखते हैं वहाँ के विकास को लेकर के खासकर? देखिए, पश्चिम बंगाल में सिर्फ ये बजट बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते, ऐसे ही हमारा जो सत्तारूढ़ पार्टी है ऐसा बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं एक बार भी पश्चिम बंगाल का नाम नहीं लिया गया बजट घोषणा के भीतर में। लेकिन चाहे आप पहला स्लीपर क्लास देखिए वंदे भारत का, पश्चिम बंगाल को मिला। फ्रेट कॉरिडोर आया। अब हमारा जो नॉर्थ बंगाल है वहाँ से सिलीगुड़ी से सीधा बनारस तक बुलेट ट्रेन का इंट्रोड्यूस हुआ। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जिस जगह में इस बजट से पश्चिम बंगाल लाभान्वित होगा। लेकिन वही बात है, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट है वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता। पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है, एकमात्र प्रदेश है जिसमें आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। पीएम विश्वकर्मा 7.5 लाख एप्लीकेंट है, आज तक स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू नहीं करने दिया। तो ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल किसी भी सेंट्रल प्रोजेक्ट का वो अपने राज्य में लाना नहीं चाहता है, और इसी के कारण जो मार्जिनलाइज पीपल है वो आज परेशान है। इसलिए पश्चिम बंगाल से अभी एक्सोडस हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक समय था जब बिहार उत्तर प्रदेश से लोग अपने काम की खोज पर पश्चिम बंगाल पहुंच जाते थे। आज पश्चिम बंगाल से एक्सोडस हो रहा है। एक्सोडस ऑफ इंटेलेक्ट, एक्सोडस ऑफ कैपिटल एंड एक्सोडस ऑफ लेबर। माइग्रेंट लेबर से भरा हुआ है पूरा हिंदुस्तान, पश्चिम बंगाल से जा रहा है। आज बेंगलुरु देखिए, द सेकेंड स्पीकिंग लैंग्वेज इज बंगाली। 3 साल की पुराना आंकड़े हैं। 14,60,000 के ऊपर शिक्षित हमारा बॉयज एंड गर्ल्स देयर वर्किंग इन बेंगलुरु। उसके लिए कोई जॉब नहीं है। वेस्ट बंगाल इज नो मोर अ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट राइट नाउ, so that is why nobody is interested to come to West Bengal for setting up industry. तो इसके लिए न्यू जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और ऐसे में आप वहाँ के वर्तमान में सामाजिक और राजनीतिक समीकरण कैसे देखते हैं, क्या विशेष चुनौतियाँ देखते हैं? देखिए, 2011 साल में पश्चिम बंगाल की सत्ता में ममता बनर्जी आई थी। उसका बस इशू एक ही था, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पुनःप्रतिष्ठा। एक हेजीमोनी को रिप्लेस करके और एक हेजीमोनी पश्चिम बंगाल का ऊपर एस्टेब्लिश हो गया। आज तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा जो इशू है वो है वही लोकतंत्र की पुनःप्रतिष्ठा। हम हमारी माफिक बात करना चाहते हैं। तो आज एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन एस्टेब्लिश कर दिया तृणमूल कांग्रेस ने। करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस बिकम सिनोनिमस। ऐसा कोई भी सरकारी क्षेत्र का नाम नहीं बता सकते जिस जगह पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। खुलेआम लोग पैसा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल एक समाज, एक खुला बाजार बन गया। तो इससे जनता मुक्ति चाहता है। ऊपर से हमारा एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री इज बीइंग कंप्रोमाइज्ड। वी आर लिविंग इन सच अ स्टेट, वी हैव more than 2,200 kilometers of porous border with Bangladesh. The border is full of water bodies. उसमें 450 किलोमीटर ऐसा जगह है जो अनफेंस्ड है, और सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी एकदम घोषणा करके उसी बांग्लादेशी को पश्चिम बंगाल में घुसा रहे हैं। वोटर लिस्ट में उसका नाम उठा रहा है। अभी SIR चल रहा है, 12 प्रदेशों में चल रहा है। कितना किसी भी प्रदेश में इतना हल्ला नहीं हो रहा है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। उसका कारण क्या है? कारण तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा है वो रोहिंग्या को लेकर के, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के, जो गुजर गया उसको लेकर के, फेक वोटर को लेकर के वो चुनाव में जाएंगे। सारा हिंदुस्तान में जहां से भी बांग्लादेशी पकड़ा जाता है उसका पास से जो आधार कार्ड मिलता, जो पैन कार्ड मिलता, जो जाली पासपोर्ट मिलता, कहाँ से मिला? उत्तर एक है पश्चिम बंगाल। ये बीजेपी का नहीं, हमारा सिर्फ सरकार की स्टेटमेंट नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेइंग
जो 72% of the total fake currency is coming from West Bengal, from a particular place, Kaliachok of Malda district. बिल्कुल। So this is the situation. We are facing a silent demographic invasion सर since long. बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से काफ़ी समय से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात उठाती रही है, और अभी हाल ही में आपको भी देखा गया, आपने कहा कि वहाँ हर काम जो है खासकर संविधान के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, और आपने कहा कि यहाँ से कुछ भी है ईडी हटा लो, चाहे SIR भी हटा लो, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है। तो ये भरोसा ये कैसे है आपका? देखिए, बाइनरी तो तैयार है, वो पश्चिम बंगाल की जनता 2021 में बना दिया। सदियों पुराना दो पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी और उसका साथ साथ कांग्रेस, ये दोनों को विधानसभा में शून्य कर दिया। तो अभी है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ए शार्प पोलराइजेशन। पिछले चुनाव में एक कैंपेन चला था नो वोट टू बीजेपी, उसमें CPIM भी शामिल हो गया था। CPIM पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का विरोध करते हैं, दिल्ली आने का बाद वो हाथों में हाथ रखकर वो बोल रहा है ये ED CBI ये ज़्यादा सक्रिय हो गया, ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। तो ये तो पश्चिम बंगाल की जनता सुनकर हैरान हो चुका। तो इस बार का जो चुनावी लड़ाई है वो सिर्फ भाजपा के साथ तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के आम नागरिक का साथ तृणमूल कांग्रेस का लड़ाई है। और पश्चिम बंगाल का जो आम जनता है उन्होंने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर वो तृणमूल कांग्रेस को 2026 में विसर्जन दे के रहेगा। बिल्कुल। हम बात संगठन के लेवल पर करेंगे, उससे पहले आम जनता की आपने बात की, कैसे वहाँ पर स्थितियाँ हैं, कैसे आप देखते हैं अभी वर्तमान की स्थिति? और जनता पिछले करीब 1.5 दशक से काफ़ी झेल रही है और विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो क्या आप देखते हैं कि वहाँ की जनता की मूल समस्याएं क्या हैं, और क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी पर वहाँ की जनता भरोसा जताएगी? क्या आपको लगता है? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी बोल कर गए, इन दिस सोसाइटी एवरीवन ऑट टू हैव द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्टेनिंग वेल्थ, एजुकेशन एंड नॉलेज। ये जो बात है ये सारा दुनिया के लिए एक रिलेवेंट है। तो आज क्या किया इन्होंने, 40,000 शिक्षक का नौकरी बेच दिया, 26,000 शिक्षक का नौकरी चले गया कोर्ट का आदेश पर। सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस है, उसको तृणमूल कांग्रेस पालन नहीं करता। ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ आवाज उठाना ही तृणमूल कांग्रेस का काम है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल को एक अलग राष्ट्र मानता है, वो भारत से अलग अपने आप को समझते हैं। इसीलिए अब देखिएगा, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो SIR हो, चाहे महामहिम राज्यपाल का कोई विजिट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो सभी चीज का विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस का लॉयर ने अपना, उसका जो लॉ मिनिस्टर है स्टेट का, उसका नेतृत्व पे घुसकर वो न्यायालय का भीतर नए कक्ष में घुसकर उस पर इतना हल्ला मचा दिया जो सारे प्रोसीडिंग्स रोक गया। न्यायालय का घर पे जाकर पोस्टर लगा रहे हैं, एक महिला न्यायाधीश को फोन पर धमकी दे रहे हैं। तो ऐसा स्थिति है, न्यायाधीश को मैन हैंडल्ड किया उसके ही कक्ष में घुसकर। तो इसका जुडिशियरी के ऊपर भरोसा नहीं है। और हाल ही में आप लोग देखा, अब ममता बनर्जी खुद काला कोट पहनकर वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट पर। ये कौन सा तरीका है? आज तक कभी सुना किसी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया? आपने किस लिए पहुंचा? वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है उसको बचाने के लिए पहुंचा। और इट इज अ डेंजरस अटेम्प्ट, माने डेमोक्रेसी इज इन पेरिल। तो ये अगर एक मुख्यमंत्री अपनी पॉलिटिकल प्रेशर माउंट करना चाहते हैं पूरा न्याय व्यवस्था का ऊपर, तो ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता है और ये खतरनाक है। बिल्कुल। आपने डेमोक्रेसी की बात की, जब हमारा रिपब्लिक डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, तो आप कैसा माहौल देखते हैं वहाँ पर? इस बार कैसा माहौल था? क्या लगता है कि मतलब क्या बाकी प्रदेशों में जिस तरह की सामान्य स्थितियाँ, क्या वहाँ पर ऐसी हैं? नहीं, जहाँ तक इंडिपेंडेंस डे है तो तृणमूल उसको मनाते हैं, वो भी मिडनाइट में मनाना शुरू कर देता है। तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार है ये सबसे ये लोगों को आनंद में रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फेस्टिव मूड में जनता रहे, जनता का नौकरी मिले ना मिले, उसका भोजन का व्यवस्था हो कि ना हो, उसका सारे नागरिक सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बात नहीं है।
जनता खुश रहे कोई फेस्टिवल लेकर के। तो इसीलिए वो जो आप चाहे आपका लोकतंत्र की दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, ये धूमधाम करके सारे जगह में माइक लगाकर पेंडल लगाकर साज धज कर ये लोग मनाते हैं, वो तो दूसरा बात हो गया। लेकिन जहाँ तक एग्जीक्यूशन का सवाल है, जैसे ये सरकार चलाते हैं उसमें क्या क्या बयानबाजी वो लोग कर रहे हैं। वो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट का आलोचना करते हैं, उसका एक सांसद तो सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन लगा दिया। राज्य की मुख्यमंत्री खुद कोर्ट का खिलाफ बयान दे रहे हैं, राज्य की मुख्यमंत्री आपका राज्यपाल का खिलाफ बोल रहे हैं, विधानसभा का स्पीकर बोल रहे हैं जिसका नाम पर राज्य चलता है, जिसका हस्ताक्षर है। जो अगर उसको भी विधानसभा में आना पड़ा किसी काम के लिए तो उसका प्रायर परमिशन की जरूरत है और उससे लेना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर को बोल रहे हैं जो सरकार नहीं चाहते हम आपसे मिले, तो दैट इज वाई यू आर नॉट वेलकम गेस्ट हियर। तो ऐसा स्थिति पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल, गुंडा राज एक तरह से कहा जाएगा, मनमानी की सरकार कही जाएगी। सर, संगठनात्मक रूप से देखें, आपके पास आप पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप संगठन को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं? देखिए, फिर हम बोल रहे हैं ये अध्यक्ष का पद, ये तो एक कंटिन्यूटी है। कोई भी अध्यक्ष बने, पार्टी जैसे चल रहे थे वैसे ही पार्टी चलेगा। हमारा 365 दिन का पार्टी है। नहीं, समित भट्टाचार्य जी जब आए हैं उसके बाद से क्या बदलाव आए और क्या विशेष? नहीं, बदलाव क्या आएगा? क्या हमारा पार्टी तो पूर्ण रूप में एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हमारा पार्टी कार्यकर्ता को लेकर पूरा दिन चलने वाला पार्टी है। हमारा एक रोड मैप है, हमारा कोई घोषित एजेंडा है, वो जनता का सामने है। और पश्चिम बंगाल की इस बार का जो चुनाव हो जा रहे हैं उसका मुद्दा दूसरा है। तृणमूल कांग्रेस का साथ लड़ाई है आम जनता की। तृणमूल कांग्रेस को लोग ऐसे देख रहे हैं कि अगर तृणमूल कांग्रेस फिर से रहे तो पश्चिम बंगो पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा। तो ऐसा स्थिति कोई नहीं चाहता है। वी आर लिविंग इन ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। वी हैव एक्सेप्टेड our federal structure. We are involved in multi-party democracy. हम लोग चुनाव पे जाते हैं, हम लोग जनता का पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, हमारा खुद का एजेंडा लेकर। लेकिन ऐसा स्थिति तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का पास चुनाव कोई चॉइस नहीं है, ये उसका कंपल्शन है। आज इतना परेशानी लोग झेल रहे हैं, इसका कारण तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस का एक ही आइडियोलॉजी था जो सीपीआई हटाओ, तो जिस दिन सीपीआई में हट गया उसी दिन उसका आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट डाइल्यूटेड हो गया। तो पहला 5 साल उन्होंने चलाया, जो सीपीएम का गुजरा हुआ दिन है उसका पोस्टमार्टम करते करते उसका शैडो का खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। अभी जो वो समाप्त हुआ तो मोदी जी को पकड़ लिया, अमित शाह जी को पकड़ लिया, तब उन्होंने इन लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो तृणमूल कोई कॉन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में रहता नहीं है। आज पश्चिम बंगाल का स्थिति देखिए, जिस पश्चिम बंगाल का साथ किसी समय इंडस्ट्री लेकर के महाराष्ट्र का साथ कंपटीशन चलता था, आज पश्चिम बंगाल में एफडीआई है 0.6% और महाराष्ट्र में एफडीआई 36.6%। दिस इज द सिचुएशन। सर, वहाँ युवाओं महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और उनको एकजुट होने के लिए, और उसके अलावा देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर कैसी स्थितियां हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी वहाँ जनता के बीच भरोसा लेकर के जा रही है? देखिए, 2021 का जब चुनाव हुआ, 2 मई उसका रिजल्ट आया, उस तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार के लिए सत्ता में आ गया। तो 27 दिन मैंने 2 मई ऑनवर्ड्स 27 दिन 29 तारीख तक, इस 27 दिन में भारतीय जनता पार्टी का 56 कार्यकर्ता मारे गए एंड 26 बीजेपी फीमेल वर्कर्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा दे ओपनली सेड जो वी बीन गैंग रेप्ड बाय तृणमूल गुंड्स। उसके बाद आपका पोस्टपोल वायलेंस का लेकर के सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है। पश्चिम बंगाल का पुलिस उसका सहयोग करना तो बहुत दूर का बात है, जितना विटनेस था उसका हॉस्टल बना रहे हैं
और जितने एविडेंसेस था उसको वाइप आउट कर रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन। बिल्कुल। इसी माहौल में लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे हमारा कार्यकर्ता घर छोड़ दिया था, भिन्न राज्य में आकर बैठ गया, घुस नहीं पा रहे, अभी भी है, कूच बिहार में अभी भी है, बीरभूम में अभी भी है, अपने गांव में लौट नहीं पाया, नोएडा में, दिल्ली में अभी वो रह रहे हैं, कोई असम चले गए हैं, वह काम कर रहे हैं। ऐसा स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे सुधार आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग को साहस मिल रहा है, वो आगे आ रहे हैं। बोले हम लोग जिए या मरे दूसरा बात है, तृणमूल को तो इस बार सत्ता से हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। सर, हमने देखा कि बिहार में जंगल राज से वहाँ की जनता ने मुक्ति पाई और जनता का ही ये फैसला था जो उन्होंने एक मैंडेट दिया सरकार भारतीय जनता पार्टी को। अभी पश्चिम बंगाल की हम बात करें, लगातार ममता बनर्जी जो है सरकार में है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला वो अपना रही हैं जिसके कारण जनता उनको जिता रही है? और क्योंकि हिंसक घटनाएं लगातार हमने देखी, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि बलात्कार, अपहरण और बहुत हिंसक घटनाएं जो है खुलेआम बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहती हैं, तो ऐसे होने के बावजूद भी ममता बनर्जी लगातार जीतती आई और इस बार भी कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है बहुत ही चुनौती बना हुआ है। क्यों? देखिए, ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आया, ये तो सही है। आप पश्चिम बंगाल का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस देखिए और पश्चिम बंगाल का सामाजिक व्यवस्था देखिए। अब जो लोकल बॉडीज का चुनाव होता है तब देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसा होता है। डोमिनेशन नहीं डालने देता है। अब जीत गई, कोई महिला जीत गया जिला परिषद में, दोपहर 1 बजे जीत गया, दोपहर में बोले इंतजार करो सर्टिफिकेट के लिए, रात 1 बजे घोषणा हो गया जो दूसरा कोई जीत गया रिकाउंटिंग से, तो उसी बिना उसी का जानकारी का रिकाउंटिंग हो गया। तो ऐसा स्थिति पे तो हम लोग राजनीति करते हैं पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल का जो वोट कल्चर है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से पूर्ण रूप से अलग है। तो ऐसा स्थिति पे हम लोग कर रहे हैं, और बिहार की जनता जंगल राज को वापस नहीं लाने दिया, और पश्चिम बंगाल की जनता इस महाजंगल राज से मुक्ति चाहते हैं और खुद वो लोग मुक्ति ले लेंगे। बिल्कुल सर, डेमोग्राफी की आपने बात की, तो हम कई प्रदेशों में देख रहे हैं डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदल रही है, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी चिंता की विषय है और इस पर काम होना चाहिए। तो आपके स्तर पर क्या काम किया जा रहा है इसको लेकर? देखिए, वी हैव बीन सेइंग दिस थिंग सिंस अर्ली 80s। द साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन इज ऑन। ये घुसपैठ होते जा रहे हैं, और जितना सीमावर्ती जिला है उसका जन संतुलन में परिवर्तन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो हम लोग 80s से इसका सभा, जनता में जागरूकता लाना, इसका विरोध करना, इसको डिटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। पहले लेफ्ट रेजिम में उन लोगों ने इन लोगों को प्रोटेक्ट किया वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का खातिर, और तृणमूल कांग्रेस आकर के वही काम किया। ये वही ममता बनर्जी है जो 2005 में स्पीकर की टेबल का ऊपर वो सारे वोटर लिस्ट का कॉपी फेंक के रोकर चली गई थी पार्लियामेंट से बाहर, जो सारे वोटर लिस्ट का भीतर CPIM ने बांग्लादेशी का नाम घुसा दिया। ये उनका आरोप था। आज वही ममता बनर्जी बोल रहे घुसपैठ बोलकर कोई है ही नहीं, इस पर वो भी बंगाली हम भी बंगाली, आना जाना तो चालू रहेगा। तो ऐसे चल रहे हैं। और आज ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का बात नहीं है। पश्चिम बंगाल को एक पैसेज बनाकर आज बिहार और झारखंड का जो सीमांचल और वनांचल है उसका भी डेमोग्राफी बदल गया। जितना आदिवासी का जमीन था वो आज हड़प लिया जा रहा है। पहले तो लव जिहाद था, अभी लव जिहाद का साथ साथ लैंड जिहाद भी आ गया। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री इज बीइंग कंप्रोमाइज्ड by this kind of illegal immigration and infiltration। आज कलकत्ता से ISI का एक्टिविस्ट पकड़ा जा रहा है, और कोविड का समय में ये सारे एंटी इंडियंस एलिमेंट, ये सारे जिहादी लोग यहाँ घुसकर हिंदुस्तान की सभी जगह में अपने मॉड्यूल सेटअप कर दिया। तो एक भयंकर स्थिति में हम लोग हैं। बिल्कुल सर, अगर हिंदुओं के लिए कहा जाए, क्योंकि जब भी बात आती है हिंदुओं के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर सामने आ जाता है और केरल भी सामने आ जाता है। हम अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो कितना चुनौतीपूर्ण, और उसके अलावा अगर कार्यकर्ताओं से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद
पर भी हमला हुआ था खगेन मुर्मू जी पे, तो कितना मुश्किल है वहाँ पर सरवाइव करना, चाहे कार्यकर्ता लेवल पर हो, चाहे जनप्रतिनिधि लेवल पर हो, और चाहे आम जनता के लिए हो, हिंदुओं के लिए। देखिए, खगेन मुर्मू भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ उस समय तृणमूल कांग्रेस का जो स्थानीय विधायक है, वो हिंदू है, वो अपने बीबी बच्चों को लेकर अपना घर छोड़ के लिए मजबूर हो गया। पश्चिम बंगाल में एक हिंदू महिला, विवाहित महिला, वो बीएसएफ के जवान के सामने खड़े होकर बोल रही है, जब हमको गोली मार दीजिए, हमारा सीना छल्ली कर दीजिए, हम आपका गोली से मरना पसंद करेंगे, लेकिन दूसरे किसी का हाथ से हमारा शरीर को गंदा होने नहीं देंगे। ऐसा सिचुएशन हिंदुस्तान में किसी जगह नहीं है। ऐसा माहौल हो गया पश्चिम बंगाल का। तो आज सारे हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल बना क्यों। 1947 का पहले 46 के एंड पे ग्रेट कैलकाटा किलिंग हुआ। उस समय एक ही आवाज था मुस्लिम लीग का, जो माइनॉरिटी इज द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और उस दावी का समर्थक कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने घुटना टिक दिया इसका सामने, देश का विभाजन हो गया, ओल्ड मैन वेर इन हरी, सबको सत्ता में आना था, और उसके लिए पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। लेकिन आज पूरा देश को ये सोचना चाहिए, जब हम हमारा नेशनल एंथम पर जाते हैं, जब पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो, तो पंजाब का आधा नहीं है, बंगाल का आधा नहीं है, सिंध का तो पूरा ही नहीं है। बिल्कुल। तो आने वाले दिन में अगर ऐसी घुसपैठ चलता रहेगा तो पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा। ये पश्चिम बंगाल की जनता समझ गया है, और ये पूरा देश को समझना है। अभी देखिए, आप जिस समय से एसआईआर चालू हुआ, अब दिल्ली का नज़दीक आप नोएडा में देखिए, गुड़गांव में देखिए, आपका घर पे जो टीना मीना डिंकी टिंकी जो काम कर रही थी, वो लोग लापता हो गया, रातों रात लापता हो गया। कारण क्या है? ये सारे नाम बदल करके जा रहे हैं। पिछले हमारा जो गुजर गया एक चीफ मिनिस्टर था, लेट कमरेड ज्योति बासु जी का कहना था, जे किसी भी स्ट्रॉन्ग समाज में, किसी भी देश में, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी का तरफ वीकर इकोनॉमी से लोग चले आते हैं। तो इट्स एन इंटरनेशनल फेनोमेनन। तो हमको थोड़ा मानविक मुख लेकर के इसका ऊपर चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल। वही ज्योति बसु अपने जीवन के अंत में आकर के इसी घुसपैठ का खिलाफ बयान दिया। बिल्कुल, लगातार बहुत सारे हमारे नेता जो हैं, कार्यकर्ता वहाँ पर काम कर रहे हैं और जगाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं, जागरूक करने की। अब हम थोड़ा व्यक्तिगत सवाल पे आ जाते हैं। हमारे जो सांसद जी हैं, आपके सांसद क्योंकि शो का नाम है, तो आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ? बहुत ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि आप कैसे राजनीति में आए और क्या आपकी पृष्ठभूमि है। नहीं, हम विचार परिवार का सदस्य 7.5 साल की उम्र से है। उसका बाद हमने थोड़ा ही अंडर एज में पार्टी में घुस गए। अभी तो मैं सीनियर सिटीजन बन गया, 60 पार कर चुका हूँ। 40 साल के ऊपर इस पार्टी में हूँ। पार्टी का महामंत्री रहा, पश्चिम बंगाल से विधायक रहा, बहुत सारे दायित्व हमने निभाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा में हमने काम किया 11 साल में। तो पार्टी छोड़कर हमारा कुछ नहीं है। हमारा कोई बीवी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई बाड़ी नहीं है, फ्लैट नहीं है। हमारा जो है पार्टी। हाँ, तो यही मेरे एकमात्र परिचय है, और ज़्यादा परिचय से इंसान का असली परिचय गायब हो जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मेरा एक ही इच्छा है, हम जब चले जाएंगे तो मेरा सबके ऊपर एक पार्टी का झंडा रहे, बस यही काफी। और आप पार्टी दायित्व दिया, श्यामा प्रसाद की भूमि पर, श्यामा प्रसाद की जन्मभूमि पर, उसका कर्म भूमि पर श्यामा प्रसाद का सरकार बनाना, वो हम बनाएंगे। और गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार, जो हमारा सपना था, इस आने वाला कई महीनों में वो पूरा हो जाएगा। सर, पश्चिम बंगाल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल की जनता को यही संदेश देना चाहिए सभी को कि पहले पश्चिम बंगाल बचाओ, और पश्चिम बंगाल के साथ साथ हिंदुस्तान की भी रक्षा करो। अपने आप को अलग मत समझो। और पश्चिम बंगाल की जनता इस समय हमारा साथ है। हमारा जो सोच है, हमारा जो भावना है, आज के दिन में जनता हमारा साथ है। जनता भी सोच रही है कि पहले तो तृणमूल कांग्रेस को जाना चाहिए,
चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टीज का हो, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, सबका ये सोच है कि पहले तृणमूल जाए, उसका बाद जो होगा देखा जाएगा। ऑटो पायलट से ऑपोजिशन का स्पेस किसका पास चला जाएगा तो देखने का बात है, लेकिन ये तृणमूल नहीं है, तृणमूल चले गई है, तृणमूल चला जाएगा। अभी जो पश्चिम बंगाल में सरकार देख रहे हैं वो एक लिविंग फॉसिल है, अब इसको जाने का तैयारी सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप संसद में कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे, अगर ब्रीफ में जानना चाहें, उठाते रहे हैं और उठाने के लिए आपको लगता है बहुत ज़रूरी लगता है कि ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं जिन्हें सदन में आप लगातार उठाते रहते हैं? एक ही तो है, पश्चिम बंगाल का में कोई निवेश नहीं आ रहा है, पश्चिम बंगाल में कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं है, द फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज गोइंग ऑन। पश्चिम बंगाल में सारे छात्रों, पूरा जो इंटेलेक्ट है वो बाहर चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल किसी जमाने में राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 था, आज 3 नंबर पोजीशन में आ गया, हमारा ऊपर तेलंगाना चले आए, ये हमने उठाया। हम जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है पश्चिम बंगाल में उसका ऊपर बातें कर रहे हैं। जो सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है वो पश्चिम बंगाल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आयुष्मान भारत नहीं हो रहा है, पीएम विश्वकर्मा नहीं हो रहा है, पीएम जनधन नहीं हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में कोई नया एयरपोर्ट नहीं बन रहा है। पश्चिम बंगाल में आज 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स वो स्टॉल्ड हो गया है। इसका कारण उस जगह का जो लैंड पॉलिसी है, जिस दिन सरकार आया सरकार घोषणा कर दिया जब वी आर नॉट सपोज टू एक्वायर सिंगल स्क्वायर फीट ऑफ लैंड, तो सरकार का पश्चिम बंगाल कोई लैंड पॉलिसी नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ठप हो गया। बीएसएफ अपने बॉर्डर के लिए अपना एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, बॉर्डर आउटपोस्ट बन नहीं रहा है, सरकार ज़मीन नहीं दे रहा है, आपका फ्रेट कॉरिडोर नहीं बन रहा है, सरकार ज़मीन नहीं दे रहा है। वी आर, अगर नॉर्थ 24 परगनाज का बात करें तो वी आर सिटिंग ऑन द हॉटबेड ऑफ ऑयल। पीएमएल बहुत हल्ला चिल्ला होने के बाद पीएमएल तो दे दिया सरकार, लेकिन आज तक उसका ऊपर काम नहीं हो रहा है। वहाँ का जो गैस पाइपलाइन जा रहा है सारे हिंदुस्तान के सारे प्रदेश में उसका काम समाप्त है, पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है। हर नल में पानी आज पश्चिम बंगाल से लागू नहीं हुआ है। मुफ्त बिजली घर योजना जो सूर्य घर प्रोजेक्ट वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो मुद्दा ये सारे हमने पार्लियामेंट में उठाया और आने वाले दिन में भी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संसद टीवी से बातचीत के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है उसके लिए आपको संसद टीवी की ओर से शुभकामनाएं। तो आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद और पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी को, जिन्होंने हमसे पश्चिम बंगाल की राजनीति, संगठनात्मक चुनौतियों और संसद के भीतर उठ रहे अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। साथ ही सदन में चलने देने में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की भी जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताया। तो इस बातचीत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।